West Bengal State Question Paper 2024 Education Subject. In this session, we are going to discuss question number 51 to 75. So, the first question of this session is visual efficiency is influenced by option corrective lenses as prescribed for the student, cognitive factors such as the level of concept, development and communication skill, the amount of assistive technology available to the student, where the student sit in the classroom. ओके कि देखिए ये विजुअल एफिशिएंसी जो है ये किसी से इन्फ्लुएंस होता है. ओके सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉग्निटिव फैक्टर्स सच as the level of concept development and communication skill. कि विजुअल एफिशिएंसी हम लोग का जो दिखने का एफिशिएंसी है उसी को हमारा जो कॉग्निटिव फैक्टर वो बहुत ज़्यादा एम्फासाइज मतलब इन्फ्लुएंस करता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है उसी का लेवल क्या है. हो गया. और उसके साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा विजुअल एफिशिएंसी जो है वो कैसा रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है which of the following is most important for inclusive teaching learning. ओके इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, टीचिंग टेक्नोलॉजीज, assistive technologies, communication technology. So the answer of this question is option C, that is assistive technology. ओके इनमें से क्या assistive technology जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ई लर्निंग इज डिफाइंड एज कि ई लर्निंग को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे हम लोग डिफाइन करें. ए सिनोनिम टू ऑडियो विजुअल लर्निंग, लर्निंग दैट ऑकर थ्रू डायरेक्ट contact, an online learning carried through the internet, learning that consists of a large number of servers. So the answer of this question is option 1 and 3. It means e-learning is a synonymous to audio-visual learning as well as an online learning carried out through the internet. Okay. Next question, match the item under list 1 and item list 2. In list 2 there are some sampling method and list 2 the description of sampling method. So list 1 is systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, multiphasic sampling. List 2, when the population is large and widely dispersed, modified from the form of random sampling. Population will change at each phase. Useful blend of randomization and categorization. So the answer of this question is option C, that is systematic sampling is related to modified फॉर्म ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. हो गया कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को हम लोग ये रैंडम सैम्पलिंग का एक मॉडिफाइड फॉर्म बोलते हैं. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का बात जब करते हैं इसी को बोला जाता है यूजफुल ब्लेंड ऑफ रैंडमाइजेशन ऑफ कैटेगराइजेशन, कि ये एक तरह का रैंडमाइजेशन है हमारा कैटेगराइजेशन का. नेक्स्ट क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें तो इसको बोला जाता है when the population is large and widely dispersed. ओके मल्टीफेजिक का बात जब करते हैं तब इसको बोला जाता है population will change at each phase. See, these are some of the sample types. First we need to understand what is sampling, what is sample and what are the major type of sampling. See, जब हम लोग सैम्पलिंग का बात करते हैं, सैम्पलिंग मीन्स ये एक तरह का टेक्निक है जिसी के थ्रू की हम लोग क्या करते हैं पॉपुलेशन से हम लोग एक सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं. ओके जिस टेक्निक से ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग. ओके और ये सैंपल का मतलब क्या है कि ये एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन की ये कुछ प्रोपोर्शन और कुछ इंडिविजुअल आइटम ऑफ ए पॉपुलेशन की एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा है उनमें से कुछ जब हम लोग किसी को चुनते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं
की सैंपलिंग सैंपल बोलते हैं। पॉपुलेशन मतलब जितना भी किसी के अंदर है, जितना भी आइटम, जितना भी इंडिविजुअल है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन हम लोग बोलते हैं। हो गया। अगर सैम्पलिंग का टाइप्स के बारे में बात करें तो दो तरह का मेजर टाइप्स हमको देखने के लिए मिलता है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा वाला है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज ए नॉन नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हो गया कि देखिए, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक तरह का मेथड है, एक तरह का टेक्निक है, जहाँ की हर एक इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन का हर एक इंडिविजुअल के पास क्या रहता है, इंडिपेंडेंट इक्वल चांस, नॉन जीरो चांस रहता है कि वो क्या हो सके, कि उसका सैंपल्स के लिए वो सिलेक्ट हो सके। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। दिस अप्रोच एनहांसेस द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल एंड अलाउज फॉर जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट टू द लार्जर पॉपुलेशन। और ये प्रोबेबिलिटी अप्रोच जो है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स जो है, ये क्या करता है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है, वो रिप्रेजेंटेटिवनेस को क्या करता है कि ये थोड़ा एनहांस करता है और अलाउ करता है कि जो रिजल्ट है उसी को थोड़ा थोड़ा जो लार्जर पॉपुलेशन है उसी के ऊपर क्या किया जा सके, कि जनरलाइज किया जा सके। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर बहुत सारे सब टाइप्स देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, सिंपल रैंडम का बात अगर हम करें तो जहाँ की एक पॉपुलेशन का हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस रहता है सिलेक्ट होने के लिए, तो उसी को हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। ओके, और ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में अलग अलग मेथड हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि नंबर जनरेटर मेथड, रैंडम नंबर जनरेटर मेथड, लॉटरी मेथड। ओके, इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि सैंपल को चूज करते हैं। नेक्स्ट जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जहाँ की क्या किया जाता है कि रिसर्चर सिलेक्ट एवरी nth इंडिविजुअल फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। क्या जो nth जो इंडिविजुअल रहता है एक लिस्ट में, उसी को हम लोग सैंपल की तरह सिलेक्ट करते हैं। कि देखिए यहाँ क्या किया जाता है कि एक तो पहले पॉपुलेशन जो है वो नोन होना चाहिए, यहाँ ईसीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, नोन होना चाहिए, उनका पहले एक लिस्ट बनाया जाता है, उसके बाद कितना सैंपल चाहिए उसको डिसाइड किया जाता है, उसके बाद हम लोग डिवाइड कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल। हो गया, हम लोग डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद हमको एक नंबर मिल गया। हो गया, जो नंबर मिल गया उसको हम लोग हमारे पास रखेंगे। उसके बाद वो लिस्ट में, जो पॉपुलेशन का लिस्ट में, वहाँ रैंडमली हम लोग कोई भी एक सैंपल के ऊपर चूज करेंगे और कोई भी एक सैंपल को चूज करेंगे। चूज करने के बाद उसी का नंबर जितना होगा उसी से हमारा जो ये जो डिवीजन किए हैं वहाँ से जो एक नंबर मिला है उसको ऐड करते करते जाएंगे, और ऐड करने के बाद जो जहाँ हम लोग पहुँचेंगे वो होगा क्या, हमारा सैंपल। हो गया, ऐसे करते 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 हम लोग क्या जाएंगे कि हमारा सैंपल को चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई एक पॉपुलेशन है जहाँ के कितना इंडिविजुअल है, 1000 इंडिविजुअल है, हमको सैंपल कितना चाहिए, 100 चाहिए। तो 100 अगर सैंपल चाहिए तो हमको कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 1000 जो इंडिविजुअल है उनमें से कोई एक को चूज करेंगे। उसके बाद अगर सोच लीजिए मैं चूज किया 15 को अगर मैं चूज कर लिया तो वो बन गया मेरा क्या, फर्स्ट सैंपल। 15 से मैं क्या करूंगा, जो 10th है, हो गया, 10th नंबर जो है हमको कितना सैंपल चाहिए, 100 चाहिए, तो 15 प्लस 10 कितना हुआ, 25। 25 नंबर में जो इंडिविजुअल रहेगा वो हमारा सैंपल बन जाएगा। फिर 35, फिर 45, हो गया, क्योंकि यहाँ 10 हम लोग ऐड करके करके जाएंगे। हो गया, तो इसी को सिंपल सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोला जा रहा है। नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मतलब ये यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशंस जो है उसको अलग अलग सब ग्रुप और स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं, कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि उनका एज, जेंडर, हो गया, उसी के हिसाब से उनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, और रैंडम सैंपल्स यूज करते हैं ड्रम्स करने के लिए, जो स्ट्रेटम है उसको। हो गया, और उसके बाद ये जो मेथड है, ये मेथड क्या करता है कि सारे के सारे जो ग्रुप है, सब ग्रुप है,
उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे अच्छे से हो सके, उसी के ऊपर ये फोकस करता है। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है इसी को ये क्या करता है कि जो सैंपल है और पॉपुलेशन है उसको अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर देता है, जियोग्राफिकल क्लस्टर में डिवाइड कर देता है। ओके, और वहाँ से रैंडमली क्या किया जाता है कि जो सैंपल है उसी को चूज किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब एक तरह का टेक्निक है जो कि वो सारे के सारे इंडिविजुअल को यहाँ इक्वल चांस नहीं मिलता है इस रैंडम्स बनने के लिए। ओके, और यहाँ जो ये जो सैम्पलिंग मेथड है ये थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है और कॉस्ट इफेक्टिव ये रहता है, और ये बहुत इजी रहता है कि इसी को यूज करने के लिए। इसी का कुछ सब टाइप देखने के लिए मिलता है, जैसे कन्वीनियंस, पर्पसिव, स्नोबॉल्स, कोटा। ओके, कन्वीनियंस का बात जब करें तो जब एक रिसर्चर इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहा है उसी का कन्वीनियंस के हिसाब से, तो उसी को हम लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोल रहे हैं। ओके, कन्वीनियंस हिसाब से जब सिलेक्ट कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग बोल रहे हैं। लेकिन पर्पसिव सैम्पलिंग की बात करें तो ये एक तरह का सैम्पलिंग है जिसे को कि जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोला जाता है, जहाँ कि हम लोग कुछ हम लोग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और क्राइटेरिया को फिक्स करते हैं। ओके, और उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि हमारा सैंपल को चूज करते हैं। ठीक ऐसे स्नोबॉल सैंपलिंग जो है ये एक तरह का सैंपलिंग है जहाँ कि हम लोग यहाँ फर्स्ट क्या करते हैं कि कोई एक जो हमारा सैंपल है उसी को चूज करते हैं और उसी के थ्रू, सैंपल के थ्रू ही हमारा जो दूसरा वाला सैंपल है, ओके, तो उसी को चूज करते हैं और जितना सैंपल चूज हो गए उनके थ्रू फिर अलग वाला सैंपल को चूज किया जाता है। तो इसी को इसीलिए स्नोबॉल सैंपलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट जो है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग इस तरह का सैंपलिंग है जहाँ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिखा जाता है और यहाँ जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप का, उसी को हम लोग थोड़ा ज़्यादा कर एम्फसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट टुवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी इज ऑल्सो नोन बाय, ओके, कि टुवर्ड्स द अनइनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी, इसको और क्या बोला जाता है? कोठारी कमीशन रिपोर्ट, आचार्य रामामूर्ति कमिटी रिपोर्ट, यशपाल कमिटी रिपोर्ट, जनार्दन रेड्डी कमिटी रिपोर्ट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट। ओके, कि देखिए आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट का जो और एक नाम था उसको क्या बोला जा रहा था? टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। सी, अगर हम देखिए नेशनल एजुकेशन कमीशन से बोला जाता है कोठारी कमीशन को, यशपाल कमिटी ऑन रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, इसी को यशपाल कमिटी को इसी को बोला जाता है। ओके, राधाकृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोला जाता है, मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोला जाता है। अगर हम लोग कुछ स्टेटमेंट देखें जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम। ओके, ये कोठारी कमीशन का एक स्टेटमेंट था। ठीक ऐसे अगर आचार्य राममूर्ति कमेटी को देखिए तो आचार्य राममूर्ति कमेटी को देखिए, हायर एजुकेशन इज नॉट merely a preparation for employment, it is an essential part of the process of nation building। ओके, कि ये आचार्य राममूर्ति कमेटी का एक रिपोर्ट था। नेक्स्ट यशपाल कमेटी को अगर हम देखें तो इनका एक फेमस जो कोट था वो क्या है? एजुकेशन शुड नॉट बी merely a means to an end, it should be process of self discovery and growth। Next, Radhakrishnan commission, the university should be a place where the individual can develop his personality to the fullest। Next, Mudaliar commission, secondary education should aim at all round development of the child, fostering both intellect and character। ये मुदालियर कमीशन का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखिए assertion and reason, teachers should encourage student to be metacognitive। Metacognition is the ability to think about one's thinking. It is the key skill for learning and success in school and life। Okay, so the answer of this question is option A, that is यहाँ both A and R जो है true और R जो है वो correct explanation है A, क्योंकि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स लोगों का जो मेटाकॉग्निटिव स्किल है उसी को एनकरेज करना चाहिए। ओके, रीजन क्या है? क्योंकि मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी जो है ये क्या करता है कि एक आदमी का जो थिंकिंग है, एक स्टूडेंट का जो थिंकिंग है उसी के ऊपर ये बेस करता है और
इट इज द की स्किल फॉर लर्निंग, और इसी के थ्रू लर्न करना और सक्सेस होना स्कूल में वो एक चाइल्ड हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज ऑप्शन devising ways and means of education to reach all sections of society, use of sociology for making learning socially relevant, consideration of the use of education for a sociological perspective, discussion on the implication of sociology of education. So the answer of this question is option C, that is consideration of the use of education from a sociological perspective. ओके, कि अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को देखिए तो इसका मतलब क्या है, कंसिडरेशन ऑफ द यूज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि जब एक एजुकेशन को जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। Which of the following statement is appropriate to describe the competency based model of curriculum? ओके, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम जो है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसी के थ्रू ही लिखा गया है? ऑप्शन, इट एड्रेसेस व्हाट द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू रेदर देन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। ओके, कि ये क्या बोलता है, ओबीसी जो है ये एड्रेस करता है व्हाट द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू डू रेदर देन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, कि यहाँ एक चिल्ड्रन और एक लर्नर क्या करना चाहता है उसी को इंटीग्रेट किया जाता है, ना कि क्या वो सीखना चाहता है उसको इंटीग्रेट किया जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स फ्रीक्वेंट एंड रिकरिंग अपॉर्चुनिटीज to learner to practice their disciplinary skill throughout their field of study. Next, it emphasizes that learners should be based on hands-on experience and activities. It emphasizes the learner developing understanding about cultural pluralism, equality, and futurism. So the answer of this question is option A, that is, it addresses that the learner are expected to do what the learner are expected to do rather than what they are expected to learn. Okay, next अगर हम देखें, match the column, list one component, list two description, structuring, effective component, action oriented, meta strategic component, description, managing my knowledge learning, feeling emotion, planning and evaluating, cognitive and metacognitive component. So the answer of this question is option B, that is structuring is related to cognitive and metacognitive component, affective component is related to feeling emotion, action oriented related to planning and evaluating, metacognitive component related to meaning my knowledge learning. Which of the following recommended the observation, experiment एंड डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग? हो गया, कि इनमें से कौन सा रेकमेंड किया है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग, डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग? ऑप्शन, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्राग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म. एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो रेकमेंड क्या है किया, ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर. नेक्स्ट, which of the following dimension of curriculum design focus on interrelatedness of various aspects? Okay, option, scope, sequence, articulation, continuity. Answer of this question is option C, that is articulation. Which type of the following is not a type of leader according to Hersey and Blanchard's model? Option, directing leader, motivating leader, supporting leader, coaching leader. So the answer of this question is option B, that is motivating leader. See, this is the model of Hersey and Blanchard, and this model is also known as situational leadership model. और इसी को जो डेवलप किए थे वो थे पॉल हर्से एंड केन ब्लांचर्ड. 1969 में इसी का डेवलपमेंट हुआ था. ये 4 तरह का लीडरशिप स्टाइल के बारे में बोल रहे थे, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग. टेलिंग जो था इसको डायरेक्टिंग भी बोला जाता है, सेलिंग को कोचिंग बोला जाता है, पार्टिसिपेटिंग को सपोर्टिंग बोला जाता है. ओके, और जब हम लोग टेलिंग का बात करते हैं तो ये कैरेक्टराइज्ड करता है बाय
डायरेक्शन बिहेवियर, डायरेक्टिव बिहेवियर एंड लो सपोर्टिव बिहेवियर। हो गया कि ये हाई डायरेक्टिव बिहेवियर हो गया, हाई डायरेक्टिव बिहेवियर, लेकिन इसी का जो सपोर्टिव बिहेवियर है वो एकदम लो रहता है। और ये जो लीडरशिप स्टाइल ये बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है जब फॉलोअर उनका जो रेडीनेस लेवल वो लो रहता है। उस टाइम हम लोग टेलिंग को ज़्यादा करके यूज करते हैं, लेकिन बोथ एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। जब जब वो जो वो हमारा फॉलोअर है और जो लेबर है, उनका जब हमारा कॉन्फिडेंस वो लो रहता है और उनका जो एबिलिटी है वो भी कम रहता है, उस टाइम टेलिंग को हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। ओके। और लीडर्स प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड क्लोजली सुपरवाइज टास्क, है ना? कि यहाँ जो लीडर होते हैं वो लोग क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और उनको क्लोजली एकदम उनके साथ बैठकर उनको सुपरवाइज करते हैं। सेलिंग का बात करें तो इस कोचिंग बोला जाता है और ये एक अप्रोच है जहाँ की हाई डायरेक्टिव बिहेवियर के साथ हाई सपोर्टिव बिहेवियर रहता है। क्या? हाई डायरेक्टिव बिहेवियर के साथ साथ हाई सपोर्टिव बिहेवियर रहता है। और ये जो लीडरशिप स्टाइल ये बहुत ही सुइटेबल रहता है जब जो फॉलोअर है, हो गया, कि उनका जो रेडीनेस लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट रहता है। ओके, वो मॉडरेट रहता है और सम एबिलिटी बट लैक कॉन्फिडेंस, लेकिन वो लोग के पास एबिलिटी रहता है लेकिन कॉन्फिडेंस का कमियां रहता है। तो उस टाइम हम लोग सेलिंग और कोचिंग लीडरशिप स्टाइल को एडप्ट करते हैं। और लीडर जो यहाँ जो एंगेज रहते हैं टू वे कम्युनिकेशंस में, एक तो उनको डायरेक्शंस देते हैं और उसके साथ साथ सपोर्ट देते हैं ताकि उनका जो स्किल है उसी में कुछ डेवलपमेंट हो सके। और नेक्स्ट जो टाइप है उसको पार्टिसिपेटिंग और सपोर्टिंग बोला जाता है। और ये एक तरह का लीडरशिप स्टाइल है जहाँ की जो डायरेक्शन वो फ्लो रहता है और सपोर्टिव बिहेवियर वो एकदम हाई रहता है। क्या? सपोर्टिव बिहेवियर एकदम हाई रहता है। एंड दिस स्टाइल इज इफेक्टिव फॉर फॉलोअर एट हायर रेडीनेस लेवल। कि ये जो लीडरशिप स्टाइल जहाँ जहाँ का और जिस लीडरशिप का जो फॉलोअर है, हो गया, जहाँ उनका जो रेडीनेस लेवल एकदम हाई रहता है, who have the ability but may lack of confidence, जिनके पास एबिलिटी रहता है लेकिन शायद कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उस टाइम हम लोग सपोर्टिव और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को प्ले करते हैं। और यहाँ जो लीडर होता है वो एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन के लिए एक यहाँ एनकरेज करता है और एक तरह का जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उनका फॉलोअर का कॉन्फिडेंस के लिए। डेलीगेटिंग का बात करें तो यहाँ लो डायरेक्शन रहता है और लो सपोर्टिव बिहेवियर भी हमको देखने के लिए मिलता है। ओके। और यहाँ जो फॉलोअर का जो रेडीनेस है वो एकदम हाई रहता है, लेकिन हु आर बोथ एबल टू विलिंग एंड परफॉर्म टास्क इंडिपेंडेंटली। और यहाँ जो फॉलोअर है वो लोग इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं टास्क और उनके पास एबिलिटी भी, विलिंग पावर भी रहता है। और जो लीडर है, डेलीगेटिंग लीडर, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है? लीडर्स डेलीगेट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अलाउ फॉलोअर टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क। कि यहाँ लीडर को ओनरशिप मतलब एक तरह का सारे के सारे क्या बोल सकते हैं कि लीडरशिप मतलब कि ओनरशिप कि तुम कर सकते हो, तुम इसको करो इंडिपेंडेंटली, इस तरह का यहाँ बोला जाता है। ओके। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेलिंग और डेलीगेटिंग। सेलिंग में अगर हम देखें तो यहाँ हाई डायरेक्टिव रहता है और हाई सपोर्टिव बिहेवियर रहता है। डेलीगेटिंग में अगर हम देखें तो यहाँ क्या रहता है कि लो सपोर्टिव बिहेवियर और लो डायरेक्टिव बिहेवियर देखने के लिए हमको मिलता है। ओके। डेलीगेटिंग जो है वो R4 में आता है, लेकिन सेलिंग जो है R2 में आता है। जब टेलिंग का बात करें तो यहाँ हाई डायरेक्टिव बिहेवियर रहता है लेकिन लो सपोर्टिव बिहेवियर रहता है, तो ये R1 में आता है। पार्टिसिपेटिंग एंड सपोर्टिंग जो है वो क्या होता है, R3 में आता है। और यहाँ जो लो डायरेक्टिव बिहेवियर रहता है लेकिन हाई सपोर्टिव बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। सी दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉर्स एंड ब्लांचेट मॉडल। कि आप देख सकते हैं जो रिलेशनशिप बिहेवियर जहाँ हाई है। ओके। सेलिंग को अगर आप देखिए तो यहाँ हाई रहता है बिहेवियर, टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर। ओके।
या एक्सप्लेन डिसीजन, फॉलोअर, अनेबल, विलिंग, कॉन्फिडेंट, इस तरह का प्रॉब्लम लिखते हैं। अगर हम लोग देख रहे हैं डेलीगेटिंग को, तो यहाँ दोनों लो रहता है। टर्न अबाउट डिसीजन, फॉलोअर एबल, विलिंग, ठीक है। यहाँ फॉलोअर जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो विल, उनका विलिंग पावर थोड़ा रहता है। लेकिन टेलिंग का बात जब करते हैं तो यहाँ पे टास्क तो बहुत ज़्यादा रहता है, कर पाते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप एकदम कम रहता है। ओके, यहाँ की इसीलिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। ओके, फॉलोअर अनेबल्स रहते हैं और अनविलिंग रहते हैं, और उनके साथ साथ उनके कॉन्फिडेंस भी यहाँ क्या नहीं रहता है। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल का बात करें तो यहाँ जो फॉलोअर है वो क्या रहते हैं कि रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और रिलेशनशिप उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनका जो टास्क है वो एकदम कम रहता है। तो इसीलिए जो फॉलोअर है वो उनका तो पास स्किल रहता है, लेकिन उसके पास विलिंगनेस नहीं रहता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, और जिसके कारण कि यहाँ ये पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल एक लीडर को प्ले करना पड़ता है। नेक्स्ट, which of the following computer based instructional material can be used to learn new concepts? Games, tutorial, simulation, drill practice. Answer of this question is option B, that is tutorial. Program evaluation and review technique is primarily a management tool of, okay, PERT, PERT जो बोलते हैं, प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये बेसिकली एक किस तरह का मैनेजमेंट टूल है? आइडेंटिफाइंग कस्ट, मैनेजिंग आइटम, procuring material, improving decision making. Answer of this question is option B, that is managing time. अगर हम लोग PERT का बात करें, ये एक तरह का स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके थ्रू कि हम लोग प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एंड रिप्रेजेंट द टास्क इन्वॉल्व कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट। हो गया, और इसी का जो डेवलपमेंट है वो 1950 की तरफ हुआ था, और ये पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ही ये बहुत ही यूजफुल रहता है। अगर इसी का पर्पस का बात करें तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या करता है, इसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हैं, टाइम्स मैनेजमेंट इसी को करते हैं, और रिस्क असेसमेंट जो है, हो गया, उसी को भी हम लोग इसी के थ्रू कर सकते हैं। हो गया, और अगर इसी का बेसिक एलिमेंट का बात करें तो एक्टिविटीज रहता है कि यहाँ बहुत सारी टास्क रहता है, कंपोनेंट रहता है, हो गया, जिसको कंप्लीट करना रहता है, इवेंट, बहुत सारे माइलस्टोन्स रहता है जो कि अलग अलग एक्टिविटीज और कंप्लीशंस को दर्शाता है। नेटवर्क डायग्राम्स हो गया, एक तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमको यहाँ बनाते हैं हम लोग प्रोजेक्ट का, और वहाँ शो करते हैं कि कौन सा एक्टिविटीज कैसे किया जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ जो हमारा जो एक्टिविटीज है उसी का एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंस है, उसको ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि लिंक करवाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखिए इसी का डायमेंशन को, यहाँ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हो गया, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है कि ये पार्ट के अंदर बोला गया है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम का बात जब कर रहे हैं कि ये द मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी, कि जो कि मिनिमम पॉसिबल टाइम की एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम पॉसिबल टाइम चाहिए होता है उसको हम लोग ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। पेसिमिस्टिक टाइम मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम एक टास्क को और एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम चाहिए होता है उसको पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। मोस्ट लाइकली टाइम का बात करें तो जो बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द यूनिक ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड एज्यूमिंग नो अनयूजुअल प्रॉब्लम अगर, कि जब हम लोग एज्यूम करते हैं कि नहीं इतना टाइम होगा और ये बेस्ट टाइम है, इतना टाइम बेस्ट है इसके लिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मोस्ट लाइकली टाइम हम बोलते हैं। अगर स्टेप का बात करें तो यहाँ 6 स्टेप देखने के लिए मिलता है। डिफाइन द प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, डिटरमाइन डिपेंडेंसीज, एस्टिमेट टाइम, क्रिएट द पॉट चार्ट, एनालाइज द चार्ट। हो गया, ऐसे 6 स्टेप देखने के लिए मिलता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है वहाँ हम लोग एक प्रोजेक्ट का जो गोल ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियरली डिफाइन करते हैं। उसके बाद वो गोल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग लिस्ट आउट करते हैं कि कौन सा एक्टिविटीज जो है वो चाहिए होगा ये एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो लोग एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, हो गया, उसी को हम लोग देखते हैं। और उसके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग कितना टाइम चाहिए होगा ये एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसको एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक डायग्राम्स बनाते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि कैसे क्या कौन सा
ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा एक्टिविटीज कैसे कितना टाइम के लिए उसको किया जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, वो चार्ट में विजुअलाइज करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो क्रिटिकल पाथ एंड एनालिसिस जो है उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल स्टूडेंट इंक्वायर अबाउट द टीचर्स लेसन। कि एक इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल में एक स्टूडेंट क्या करता है, इंक्वायरी करता है कि जो टीचर्स का जो लेसन है उसी के बारे में। रीजन क्या है, द इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल स्टार्ट विथ क्वेश्चनिंग, क्योंकि ये इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल जो है ये क्वेश्चनिंग से ही स्टार्ट होता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अगर हम लोग इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल को देखिए, ये एक तरह का एजुकेशनल अप्रोच है जो कि एम्फासाइज करता है एक्टिव लर्निंग के ऊपर, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू। हो गया कि ये एम्फासाइज करता है एक्टिव लर्निंग के ऊपर, और एक्टिव लर्निंग कैसे करवाता है इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल में, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू ही किया जाता है। ओके, it encourages student to engage deeply with content by investigating प्रॉब्लम। कि यहाँ जो स्टूडेंट है वो डीपली एंगेज रहता है एक प्रॉब्लम के साथ, यहाँ आज क्वेश्चन पूछता है और उसका जो आंसर है वो इंक्वायरी के थ्रू ही उसको मिलता है। अगर हम लोग इसका ओवरव्यू को देखिए तो इसका जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को ये फॉलो करता है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर ये बेस रहता है। इसका कोर एलिमेंट का बात करें तो क्वेश्चन आज सेंट्रल, यहाँ जो क्वेश्चन है वो एकदम सेंटर में रहता है। एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन रहता है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ये एम्फसाइज करता है। प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी का बात करें तो यहाँ हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को, उसके बाद रिसर्च कर सकेंगे, मतलब इंफॉर्मेशन वो क्वेश्चन का जो है उसका रिलेटेड को हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं अलग अलग सोर्स से। ओके, उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब जो हाइपोथेसिस है उसी को टेस्ट करते हैं। लास्ट हम लोग एनालाइज करते हैं और एट लास्ट हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे ये हमारा इंक्वायरी का प्रोसेस है कि क्वेश्चनिंग, रिसर्च, हाइपोथेसिस, इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस, रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ टीचर का रोल दिखे तो एक फैसिलिटेटर, टीचर, क्वेश्चनर, रिसोर्स प्रोवाइडर का जैसे काम करता है। इसका बेनिफिट को अगर हम दिखे तो स्टूडेंट यहाँ बहुत ही एनगेज रहता है, डीप अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को मिलता है, उसका जो स्किल है उसका एनहांसमेंट होता है, कोलाबोरेशन देखने के लिए मिलता है। Which of the following Indian thinker drew their philosophy from Vedanta? हो गया कि इनमें से कौन सा इंडियन फिलोसोफर है जो कि उनका जो फिलोसॉफी है वो वेदांता से लिए है। जी कृष्णमूर्ति मूर्ति, श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्वामी विवेकानंद। The main purpose of Navodaya Vidyalaya is to give education to rural talented student, urban talented student, girl student only, all student. So the answer of this question is option A, that is rural talented students. In the higher education sector, the types of benchmarking followed are competitive, functional, and generic. Internal, competitive, functional, and generic. Internal, competitive, and functional. Internal, functional, and generic. So the answer of this question is option B, that is internal, competitive, functional, and generic. कि हम लोग जब हायर एजुकेशन सेक्टर में जो बेंचमार्किंग का टाइप का बात करते हैं वो चार तरह का रहता है। इंटरनल बेंचमार्किंग रहता है, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग रहता है, फंक्शनल और जेनेरिक बेंचमार्किंग रहता है। Who introduced the model method of summated rating in 1932? Thorndike, Likert, Thomson, Hall. So the answer of this question is option B, that is Likert. Likert जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे समेटेड रेटिंग को 1932 में। डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है किसके लिए, टू प्रोमोट द एडजस्टमेंट प्रोसेस, टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम, to provide a unpleasant situation,
to counter the hostility of other. So the answer of this question is option A, that is to promote at the adjustment process. अगर हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म्स का बात करें तो रिफ्रेशन, डेनियल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रेशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन, आइसोलेशन, ये कुछ हमारा क्या डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम लोग रिफ्रेशंस का बात करते हैं तो यहाँ अनकॉन्शियसली हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉकिंग आउट पेनफुल थॉट एंड मेमोरीज। जो पेनफुल थॉट एंड मेमोरीज आता है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं अंदर ही अंदर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रेशन। जब डेनियल का बात करते हैं तो यहाँ हम लोग मना करते हैं कि नहीं, जो रियलिटी है उसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो फैक्ट है उसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ताकि जो फैन है, इफ ए पेनफुल इवेंट हैज नॉट अकर्ड, ओके, एक्ट आज कि यहाँ हमारा जो पेन है उसी को हम लोग को थोड़ा एडजस्ट कर सके, खुद को एडजस्ट कर सके, इसलिए हम लोग जो रियलिटी है उसी से भागते हैं। प्रोजेक्शन जो है यहाँ हम लोग एक तरह से दिखाते हैं कि एट्रीब्यूटिंग ऑन ओन अनएक्सेप्टेबिलिटी फीलिंग और थॉट टू अदर, की एक तरह खुद का जो हमारा थॉट है उसको हम लोग अनएक्सेप्टेबिलिटी का उसको हम लोग शो ऑफ करते हैं और दिखाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का बात जब करते हैं तब दूसरे के ऊपर जहाँ थूप देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। रेशनलाइजेशन का बात जब करते हैं तब हम लोग कुछ लॉजिकल रीजन देते हैं और कि नहीं जो हम लोग किए हैं वो सही है, ऐसे जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। सब्लिमेशन का बात जब करें तो यहाँ चैनलाइजिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इनटू सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज की जो चैनलाइज करते हैं कि कोई भी एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ कैसे उसको वो नहीं नहीं ये सोशली एक्सेप्टेबल है, ऐसे हम लोग एक तरह का चैनलाइज करते हैं। रिग्रेशन का बात जब करते हैं तब रिवर्ट करते हैं बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक को ऑफ एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, रिवर्ट करते हैं बिहेवियर को। इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात जब करते हैं तो ये फोकस करता है ऑन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन व्हाइल इग्नोरिंग इमोशनल एस्पेक्ट, की जो इमोशनल एस्पेक्ट है जब हम लोग उसी को इग्नोर करते हैं और जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है उसी के ऊपर फोकस करते हैं, उसको इंटेलेक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। रेशनल फॉर्मेशन का रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो हमारा कन्वर्टिंग अनवांटेड और डेंजरियस थॉट इनटू द अपोजिट, कि जब हमारा कुछ अनवांटेड थॉट आ रहा है और डेंजरियस थॉट आ रहा है उसको हम लोग जब उसका अपोजिट रिएक्शन करके जब फॉर्मुलेट करते हैं तब उसको रिएक्शन फॉर्मेशन बोलते हैं। आइसोलेशन मतलब क्या है, जब हम लोग एकदम आइसोलेट हो जाते हैं, ओके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या आइसोलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू SDG report 2018 by the United Nations, global youth unemployment can be brought down drastically by empowering the youth, educating the youth, skilling the youth, literating the youth. So the answer of this question is option C, that is skilling the youth. Course learning outcome are the statement of what the learner is expected. Option: to know, understand and learn, to understand, analyze and do, to comprehend, create and exhibit, to know, understand and demonstrate. So the answer of this question is option D, that is to know, to understand or to demonstrate. Okay. Next, which of the following is not the event of instruction as proposed by Gagini? Attention, expected outcome, recall, stimulus, feedback mechanism, demonstration, feedback, assessing performance, retention and transfer. So the answer of this question is option C, that is 5. It means 1, 2, 3, 4, 5. Feedback mechanism. See, these are the 9 events of Gagini's instruction. Gain attention, information, inform a learner of object, stimulate recall and prior learning, present the content, provide guidance, elicit performance, provide feedback, access performance, enhance retention and transfer. Phi coefficient is in multiple regression analysis represent option estimated change in predictor value, degree of relationship, estimated change in predictor variable for observing change in dependent variable, estimated change in the dependent variable for an unit change in predictor variable. So the answer of this question is option D, that is estimated change in dependent variable for each unit change in predictor variable.
Assertion SSH main M is universalization of elementary education. Reason SSA is a state level policy. Answer of this question is option C, that is C, that is A is correct but R is false.